ब्रह्मांड में इकलौता ऐसा ग्रह जहाँ जीवन है। यहीं पूरा इंसानी इतिहास वजूद में आया। यही है 87 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ का घर। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जिंदगी का विकास कैसे हुआ? जानेंगे नो अबाउट द यूनिवर्स सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में। ये 4 अरब साल पहले की पृथ्वी है। जिंदगी शुरू होने से पहले ऐसी थी। जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई हमें अभी तक पता नहीं। शायद वो मिल्की वे के किसी दूसरे हिस्से से यहाँ आया होगा। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अभी भी सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। जिंदगी की शुरुआत भले ही अभी भी एक मिस्ट्री हो, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कहीं दूर पानी के अंदर एक प्रिमिटिव सेल ने सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल किया होगा, जिससे शुरुआत हुई जिंदगी के लिए जरूरी केमिकल रिएक्शंस की। और फिर जन्म हुआ पहले एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ये एक तरह के बैक्टीरिया थे। समुद्र में इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ने लगी और फिर पानी पूरी तरह से इन सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भर चुका था। और तब कई करोड़ साल बाद यानी आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र में इन बैक्टीरियाज की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर इस तरह की पत्थरों के स्ट्रक्चर में बदल गए थे। इन्हें कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट। ये एक एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरियाज की बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को खाने में बदलते थे और इस प्रोसेस को हम बेहतर तौर से जानते हैं फोटोसिंथेसिस के नाम से। इस प्रोसेस के दौरान ये एक बाई प्रोडक्ट निकालते थे, एक गैस ऑक्सीजन। और फिर पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से भर गया। लेकिन अभी तक सिर्फ पानी के अंदर जीवन था, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर रेडिएशन से बचने का कोई तरीका नहीं था। उस वक्त एटमॉस्फेयर में मीथेन सबसे ज्यादा थी। मीथेन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन कम मात्रा में होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव बहुत कम था, जिस वजह से पृथ्वी जमने लगी और अगले 30 करोड़ साल तक बर्फ के गोले में तब्दील रही। ये पृथ्वी का पहला आइस एज था। इस दौरान ऑक्सीजन के बढ़ने से पृथ्वी की ओजोन लेयर मजबूत हो गई, जिस वजह से अब पृथ्वी की सतह पर भी जीवन होने के आसार बढ़ने लगे। धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी और पृथ्वी एक बार फिर से सामान्य स्थिति में आ गई। इसके बाद फंगस का निर्माण हुआ और वो खुद को विकसित करने लगी। धीरे धीरे समुद्र में पौधे उगने लगे। इसके बाद जमीन पर कई तरह के पौधों का जन्म हुआ और समुद्र में मछलियों का जन्म हुआ। टिकटालेक उन शुरुआती जानवरों में से था जो पानी से जमीन पर आया। उसका सर कुछ क्रोकोडाइल के सर जैसा फ्लैट था और उसके फिन्स जमीन पर पैरों की तरह काम करते थे। जमीन पर चलने की वजह से ये विकसित होकर टेट्रापॉड्स बने। टेट्रापॉड्स यानी वो जीव जिनके 4 पैर होते हैं, जो जमीन पर आसानी से चल सकते थे। और इनके विकसित होने की वजह से जानवरों की नई स्पीशीज का जन्म हुआ। इसके बाद फिर से पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटने लगे, जिससे पृथ्वी का तापमान और भी ज्यादा गर्म हो गया। लगभग 90% जीव इस बदलाव को सहन नहीं कर पाए और खत्म हो गए। जो जीव इस बदलाव को झेल गए वो एक नई प्रजाति में विकसित हो चुके थे और अब एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। और वो युग था पृथ्वी के सबसे भारी भरकम विशालकाय जीव डायनासोर का। डायनासोर्स की कई सारी प्रजातियां थीं। कुछ पानी में रहते थे, कुछ जमीन पर रहते थे और कुछ हवा में उड़ते थे। और ये सब प्रजातियां आगे चल के नए जीव जंतुओं में विकसित हुई। डायनासोर्स ने काफी वक्त तक पृथ्वी पर राज किया और फिर एक दिन एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी की सतह पर टकरा गया, जिस वजह से तापमान गिरने लगा और पृथ्वी पर रहने वाले ज्यादातर बड़े जीव इसकी चपेट में आ गए। इसी के साथ पृथ्वी के विशालकाय जीवों का अंत हुआ। डायनासोर्स के जाने से एक नई प्रजाति को फलने फूलने का मौका मिला। वो प्रजाति थी मैमल्स की। जमीन के नीचे रहने की वजह से मैमल्स ने खुद को इस बड़ी तबाही से बचा लिया था। डायनासोर्स के विलुप्त होने के लाखों साल बाद पृथ्वी का एनवायरनमेंट नॉर्मल होने लगा, जिससे मैमल्स इवॉल्व होने लगे और वक्त के साथ कई अलग अलग स्पीशीज में बदल गए। विज्ञान ने बताया है कि पृथ्वी पर सारी जिंदगियां एक सी ही हैं। मिसाल के लिए ओक के पेड़ को ही ले लिए। ये पेड़ के डीएनए का एक हिस्सा है। समझ लिए एक बार कोड है। इस कोड में लिखी जिंदगी की इबारत पेड़ को बताती है कि शुगर को कैसे मेटाबोलाइज करना है। अब इसकी तुलना अपनी इंसानी डीएनए के उसी हिस्से से करते हैं। डीएनए झूठ नहीं बोलता। ये पेड़ और हम बिछड़े हुए रिश्तेदार हैं। और सिर्फ पेड़ ही नहीं, अगर हम और भी पीछे लौटें तो हमें पता चलेगा कि तितली, ग्रे वुल्फ, मशरूम, शार्क, बैक्टीरियम, स्पैरो, ये सब भी हमारे एंशिएंट रिलेटिव्स हैं। बारकोड के बाकी सारे हिस्से हर प्रजाति में अलग होते हैं और इसी से एक उल्लू और ऑक्टोपस के बीच इतना फर्क होता है। अगर आपका कोई आइडेंटिकल ट्विन नहीं है तो पूरे ब्रह्मांड में किसी का डीएनए आपका जैसा नहीं हो सकता। अलग अलग प्रजातियों के बीच इस जेनेटिक फर्क की वजह से ही नेचुरल सिलेक्शन होता है। कुदरत तय करती है कौन से जीन को बचाना है और आगे बढ़ाना है। ये हमारा ट्री ऑफ लाइफ है। विज्ञान की वजह से ये अब मुमकिन है कि हम इस फैमिली ट्री पर पृथ्वी की सारी प्रजातियों को जोड़ पाए। नजदीकी रिश्तेदार पेड़ की एक ही टहनी पर हैं, जबकि दूर के रिश्तेदार ज्यादा दूर दूर हैं। हर छोटी टहनी एक जिंदा प्रजाति है
और पेड़ का तना पृथ्वी की सारी जिंदगियों के एक ही पूर्वज की तरफ इशारा करता है। जिंदगी इतनी लचीली होती है कि शुरू होने के बाद से पर्यावरण ने इसकी हैरत अंगेज किस्में तैयार कर दी हैं। जितनी भी हम यहाँ देख सकते हैं उससे 10,000 गुना ज्यादा जीवों और पेड़ पौधों की करोड़ों किस्में हैं, जिनमें से ज्यादातर के बारे में विज्ञान को अब भी पता नहीं है। जरा सोचिए, पृथ्वी पर जो जीवन है उसमें से ज्यादातर को हमने अब तक नहीं देखा। हमने अब ये जान लिया है कि पृथ्वी पर जिंदगी का विकास कैसे हुआ, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, जिंदगी की शुरुआत क्या है, ये अभी तक हमें पता नहीं। हो सकता है इस सीरीज को देखने वाला कोई इस राज से पर्दा उठाए कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ। अगर आप इस सीरीज का 3rd एपिसोड देखना चाहते हैं, जिसमें हमने बताया कि कैसे इंसान ने विज्ञान का इस्तेमाल करा और वो जमीन से अंतरिक्ष तक पहुंच गया, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए।